So hello everyone, today we are going to start with the class 11 chapter chemical bonding and molecular structure. तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, तो अभी मैं थोड़े से एमसीक्यूज ले रहा हूँ आपके नेक्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कॉम्बिनेशन विल गिव द स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड। अब आप देखिए, समझिए, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से बनता है। अब देखिए, सभी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं आपके, वो आपका शो करेंगे कि आयनिक बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे जब के और सी एल के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे आप इसमें देखें, इसमें देखें और इसमें देखें, तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड भी यहीं पर इस केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा। उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो वो है, द कंपाउंड विद हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो मैंने आपको समझा दिया, या बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक से दूसरे के ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि प्लस जो है आपका, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज अगर आता है तो पॉजिटिव का मतलब है कि अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान को आदत होती है शेयर करने की, मतलब वो देता है, वो चीज़ों को दान में दे देगा। तो ये जो है, इसके ऊपर टू, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स को देगा। और ये क्या है, क्योंकि नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव लोगों की आदत क्या होती है, नेगेटिव लोगों की आदत होती है भी ये भी ला वो भी ला, मतलब बस लेने की। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं आपके आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर बात आती है कोवेलेंसी की, तो मैं बता दूं कि सबसे पहले तो कोवेलेंसी क्या होती है। अब देखिए, जब आप आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की बात करते हैं, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके वो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, ना मतलब इसके ना उसके, अगर बीच में आपका बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन से बनता है वो। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ए ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, और दोनों के बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। अब मैंने आपको क्यों बता दिया, देखिए आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं आपकी, एक होती है आपकी कोवेलेंसी और एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये भी सुन लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी आप निकालते हैं आयनिक बॉन्ड के केस में। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर कोवेलेंसी की बात हो रही है, तो कोवेलेंसी का मीनिंग क्या है, कोवेलेंसी का मीनिंग है कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उतनी ही आपकी कोवेलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए AgCl में आप देखिए, तो AgCl क्या है, AgCl मतलब जब आप लिखते हैं तो ऐसे आपका बॉन्ड बनता है ना AgCl, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें आपका एक ही बॉन्ड बनता है ऐसे, तो ऑफ कोर्स एक ही आपका बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें क्या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, दो हो गई, सिंपल। अब आप बोलेंगे कि बाकियों की कोवेलेंसी क्यों नहीं निकाल रहे, तो बाकी भाई देख लीजिए NaCl है, इसमें आप बॉन्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोवेलेंट में ही ये डैश लगाते हैं आप, इसका मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड। बट जब आप आयनिक बॉन्ड लिखते हैं ना, तो उसमें हम चार्जेस लगाते हैं ऐसे, प्लस और माइनस। अगर NaCl के बीच में आपने डैश लगा दी ना ऐसे, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, कभी डैश नहीं लगता है। डैश कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, और प्लस माइनस चार्ज, ये जो चार्जेस लगते हैं, ये आपका आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो MgCl2 में भी क्या है कि ये भी आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आयनिक है। ठीक है, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, आपका सीजियम क्लोराइड भी आयनिक है, और ये भी आयनिक है। अब आपको पहचान किस तरह से करनी है कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए भी सुन लीजिए।
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं? आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब आप जो मेटल जो है वो कहाँ से लें? मेटल आए आपका, मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मेटल मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, वो कहाँ से आए आपका? वो आपका पीरियोडिक टेबल, जैसे मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, तो वो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में से आए, वो पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में से आए, क्योंकि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरा जो नॉन मेटल पार्ट है वो कहाँ से आए? वो आपका राइट साइड से आए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका? उसमें आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक एलिमेंट जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेफ्ट से आए, और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो राइट साइड से आए, क्योंकि राइट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि हेलोजन है आपका, हेलोजन एटम्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हैं, देखिए एक Na है एक Cl है, Na कहाँ से आ रहा है आपका? एल्कली मेटल में से, जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मानी जाती है, और Cl क्या है? हेलोजन में से। वैसे Mg कहाँ से आ रहा है आपका? एल्कलाइन अर्थ मेटल में से, यानी S ब्लॉक में से, और Cl आपका हेलोजन में से। अब AgCl, AgCl में Cl तो हेलोजन में से आ रहा है, बट Ag जो सिल्वर है आपका वो डी ब्लॉक में से आ रहा है, बीच में डी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक में से आ रहा है। तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है आपका वो कोवेलेंट है। इसमें भी देख लीजिए सीजियम एंड, ये सीजियम क्लोराइड है आपका, सीजियम कहाँ से आ रहा है? अगेन आपका आपका एल्कली मेटल में से, ठीक है, जो कि आपको मैंने बताए भी थे शायद, लास्ट वीडियो में बताया था एल्कली मेटल को याद करने का तरीका, कि हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए ना करना रब से फरियाद, ठीक है, ना करना रब से फरियाद। तो ये देखिए ये आ गया सीजियम, ये आ गया एल्कली मेटल्स में। और ये जो Cl है ये तो मैंने वैसे ही याद करके रखा हुआ है, अगर आपको भी याद करना हो, ये तो मुझे वैसे ही याद होता है कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये तो सिंपल ही होते हैं आपके, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अगर याद रखे हैं तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आयनिक बॉन्ड आपका बता तो दिया कैसे बनता है। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर या आयनिक बॉन्ड आपका सबसे अच्छा तभी बनेगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर, ठीक है। अब थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसमें आपको हेल्प ही होगी, ठीक है। तो हल्का सा ये आप चीज़ सुन लें। तो आयनिक बॉन्ड में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं होगा। तो जब ये ज़्यादा नहीं होगा तो उस टाइम कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना आपको मैंने बताया। तो अब आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे जो हम कर रहे थे यहाँ पे। तो वो था आपका, यस, तो वो है आपका कि अब कोवेलेंसी किसकी ज़्यादा है? तो वो मैंने बता दिया आपको, AgCl की कोवेलेंसी ज़्यादा है, क्योंकि यहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। वो क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज, अब देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा ही एक्सोथर्मिक होगा। अब ये हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब भी कोई बॉन्ड बनता है, जैसे मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, उनको मिला दिया आपने, रिएक्ट करा दिया आपस में, और मान लीजिए इनके बीच में रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, रिएक्ट हो गया आपस में, और एक नया प्रोडक्ट आपको मिल गया जो कि ए बी है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये ऑलवेज ही एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक कहने का मीनिंग क्या है कि एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो, एक्सो मतलब हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज मतलब एक तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग ये होता है कि एनर्जी इज रिलीजिंग। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि नई चीज तभी बनेगी, न्यू कोई भी प्रोडक्ट है वो तभी बन सकता है, ठीक है, अगर ये चीज स्टेबल हो, ठीक है, अगर ये जो चीज़ है ये स्टेबल है, मतलब स्टेबल तो ये भी हैं, बट जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि हर चीज़ हमेशा स्टेबिलिटी की ओर ही जाएगी। तो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वही चीज़ बनेगी। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो देखिए स्टेबिलिटी हमेशा तभी होती है जब आपकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कम हो, वही चीज़ हमेशा स्टेबल होती है।
तो यानी अब ये नई चीज़ बन रही है और इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी ये ज़्यादा स्टेबल तभी बन सकती है जब वहाँ पर एनर्जी इसकी इन दोनों से कम हो। तो वो पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये बॉन्ड बनते टाइम आपकी एनर्जी रिलीज़ करे। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ऑलवेज़ क्या होता है, एक्ज़ोथर्मिक होता है। ठीक है? तो एक ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आ जाइए आपका फोर्थ। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, दैट फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय, देखिए फ्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हैं तो F2। अब वो किस तरह से बनता है, अब F2 बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनेगा, इन्होंने कहा कि साइडवेज ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ठीक है, और sp ऑर्बिटल या ss ऑर्बिटल। तो आपका जो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से होते हैं, हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी pp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा आपका। जैसे F2 मॉलिक्यूल है तो F2 में आप देख सकते हो कि एक फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 9, सो 1s2 2s2, ठीक है, 2p, आपका 2 और 2 4, 4 और 5, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो साइड मतलब आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी इनमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ के बाद आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ है आपका, एलिमेंट एक्स इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड एलिमेंट वाई स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवेलेंट द कंपाउंड फॉर्म। देखिए दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑफ कोर्स जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक ही होगा। अब वो यूनिवेलेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो दे रखी है वो 1 दे रखी है, यानी एक्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो वाई जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। आपको मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज और देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके हिसाब से x प्लस वाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो नहीं सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है जी। ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी नहीं हो सकता। और इस पे जो चार्जेस दिए हैं आपके x और y के ऊपर वो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है कोवेलेंसी फेवर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंसी फेवर्ड मतलब आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो कब बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आपका बनने के कब चांसेस होंगे। तो इसके लिए देखिए आपको फजान रूल याद रखना है, फजान्स रूल। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर कब आता है, जब आपका फजान रूल फॉलो होता है। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर तभी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। अब देखिए हमें क्या करना था, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आयनिक बॉन्ड बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। जब वो डिफरेंस कम होगा तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो उसको कौन फेवर करता है, देखिए इसमें कटायन का साइज आपका छोटे से छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, तभी चांस है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनने का। अब कटायन का मतलब क्या होता है, देखिए कटायन मीन्स ऐसी आयन जिसके ऊपर आए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसको आप कैटायन बोलते हैं। एनायन कौन सी होती है, एनायन क्या होती है, एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपका एनायन का वैसे भी साइज बड़ा ही होता है, तो अगर एनायन का साइज बड़ा रहेगा, कैटायन का साइज छोटा रहेगा, तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फेवर होंगे बिल्कुल। स्मॉलर कैटायन होना चाहिए, लार्जर एनायन होना चाहिए। दूसरा, उनके ऊपर चार्ज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लार्ज चार्ज आएगा तो वहाँ पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड और अच्छे से अच्छा बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका रीज़न क्या होता है आपका, यहाँ पर जब भी एक कैटायन जो है वो एनायन को अप्रोच करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए कैटायन के ऊपर है प्लस चार्ज, एनायन के ऊपर है माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये इसको इसके पास जाएगा तो कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो एनायन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर पोलराइजेशन आ जाएगा, मतलब उसी के शेप चेंज को आप पोलराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब कैटायन कितना जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप उसकी पोलराइजिंग पावर बोल देते हैं कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर कितनी है। और एनायन का जो एनायन कितना पोलराइज होगा तो उसको एनायन की पोलराइजेबिलिटी आप बोल देते हैं।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना ये डिस्टॉर्शन होगा, जितना कैटायन एनायन के चार्ज को अपनी तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, उतना ही आपका आयनिक कैरेक्टर कम से कम होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं कि हम जो उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसको हम कम कर रहे हैं। तो उस डिफरेंस को कम करने के लिए अगर कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा है तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो इस काम में हेल्प करेगा। तो ये आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम से कम रहेगा तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनने की चांसेस ज़्यादा और कोवेलेंसी को ये फेवर करेगा। ओके, तो उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कोई भी दो, इन्होंने नॉन मेटल एटम बोल दिया, मान लीजिए कोई भी एटम है, ठीक है, उसके बीच में इन्होंने कहा है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है दो, एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई दो नॉन मेटल एटम्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं। अगर आइडेंटिकल हैं तो मैं एक एग्जांपल मान लेता हूँ, देख लीजिए, जैसे क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन मतलब Cl2। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन क्या है, दोनों ही नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मतलब एक बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर वो दोनों ही आइडेंटिकल हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस ही नहीं है, तो ये शेयर्ड पेयर बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफर होने का तो सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं होगा ट्रांसफर? क्योंकि ट्रांसफर होने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो फिर चांस यही बनता है, फिर क्या बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो शेयरिंग होगी, सो इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, सो यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस। ओके, उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ICl, ठीक है, आयोडीन क्लोराइड एंड Br2 इज अप्रोक्सीमेटली सेम। अब इन्होंने कहा कि दोनों का मॉलिक्यूलर साइज तो सेम है। ठीक है, और बट द बॉइलिंग पॉइंट इफ ICl इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस हायर देन दैट ऑफ द BrCl2, इट इज बिकॉज। अब इन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर साइज, वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बट इन्होंने कहा कि यहाँ तो दोनों का साइज जो है वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका कि यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ICl का फिर भी ज़्यादा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये ज़्यादा क्यों है कि देखिए, जब भी हम आपके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने समझना है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं। सो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यही लेकर चलता हूँ, ये मैंने मॉलिक्यूल ले लिया ICl का। ठीक है, तो ये I लिख दिया, ये लिख दिया मैंने Cl, और ये बना दिया कि ये एक मॉलिक्यूल है। तो अब जब आप पूरा का पूरा कंपाउंड लोगे इसका, तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ICl यहाँ पे, ICl यहाँ पे, ICl यहाँ पे। तो ये तो मॉलिक्यूल है, और इंटर मॉलिक्यूलर मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच के क्या फोर्सेस हैं आपके, ठीक है, इनके फोर्सेस को मैं ऐसे जिगजैग लाइन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब Br2 में क्या है, Br2 में देखिए Br और Br ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऐसा ही मॉलिक्यूल और होंगे इस कंपाउंड में। ठीक है, अब जब आप ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस को देखेंगे तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा क्यों है और ये कम क्यों है? ठीक है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जब आप I और Cl को देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है। ठीक है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर एक हल्का सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी पार्शियल चार्ज आ जाएगा, जिसको आप पार्शियल चार्ज भी बोलते हैं। वैसे आयोडीन के ऊपर एक डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा ही चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल में भी बनेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी बना दिया मैंने, डेल्टा प्लस और देखिए Cl माइनस। अब देखिए जब ये मॉलिक्यूल आपस में ऐसे बना दिए हैं तो इनके बीच में देखिए क्या फोर्सेस आएंगे, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वहीं पे Br और Br में देखा जाए तो क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे। इसको आप वीक डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं इन फोर्सेस को, और इनको आप डायपोल डायपोल फोर्सेस भी बोल देते हैं। तो इसीलिए आपका यहाँ पर क्या आंसर होगा कि आपका यहाँ पर जो ICl है वो पोलर है ना ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्जेस आए हैं। वहीं पे Br2 जो है वो नॉन पोलर है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, तो इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे वीक डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलते हैं नेक्स्ट देखिए, अब आपका 8th के बाद चलते हैं 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एन आयनिक कंपाउंड A प्लस B माइनस इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म्ड व्हेन। अब देखिए इन्होंने क्या दिया कि A प्लस है और B माइनस, एक आपको क्या बता दिया, एक आयनिक इन्होंने कंपाउंड बता दिया है। तो इसमें आप पहचान करके देख सकते हैं कि A पॉजिटिव हमारा क्या है, कैटायन है, और B नेगेटिव क्या हो गया, एनायन हो गया। ठीक है, एक कैटायन है एक एनायन है। ठीक है, जो एनायन वाला पार्ट होता है ज़्यादातर वो नॉन मेटल में से आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर केस में, आई एम सेइंग इन मोस्ट ऑफ द केस, एनायन जो है नॉन मेटल में से आता है, कैटायन जो है वो मेटल में से आता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कैटायन जो है वो लेफ्ट साइड में से आता है, आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसकी लेफ्ट साइड में से आएगा, और एनायन जो है वो राइट साइड में से आएगा। तो होगा क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई, क्योंकि इसको इसके ऊपर है प्लस चार्ज, तो ए को इलेक्ट्रॉन देना है। ये इलेक्ट्रॉन कब देगा, ये ए जो है इलेक्ट्रॉन तभी दे पाएगा अगर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये जल्दी निकाल पाए, तभी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बी को दे पाएगा। अब ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ए की हाई है। अब ए की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने का मतलब है कि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड केस पे कि आयनाइजेशन एनर्जी ए की क्या है, लो है। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी बता दूं मैं ए का। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि बी इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी लेगा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उस इलेक्ट्रॉन को अक्वायर करने की एफिनिटी इस इलेक्ट्रॉन की कम है, तो ऑफ कोर्स वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे बी ऑप्शन में अगर आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, वो ठीक है, ये जल्दी से जल्दी निकालेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई, तो बी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, तो वो जल्दी से जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सो फॉर द 9th क्वेश्चन द आंसर इज दैट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ ही गया है, तो आयनिक बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखिए, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का स्पेशल केस ही होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड का। बट इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी दो आपके एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन दे ए रहा है और शेयर दोनों कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ए ने डाले बीच में। अगर ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अगर ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो उस टाइम कौन सा बॉन्ड बनता है, उस टाइम आपको पता है ना, शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इसने डाला, शेयर दोनों कर रहे हैं। बट यहाँ पर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसने डाले, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने ही डाले हैं। और शेयर कौन कर रहा है, साथ में बी शेयर कर रहा है, मतलब ए तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर ही रहा है, बी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो ये क्या है आपका, एक एक तरह से आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकते हैं, इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो की जो टेल होगी वो रिप्रेजेंट करती है भाई ये दे रहा है, ठीक है, और शेयर दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में बनेगा। तो देखिए सबसे पहले चलिए NO2 पे। अब NO2, अब नाइट्रोजन का तो पता ही होता है आपको कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का आपको पता होता है कि डबल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ डबल बॉन्ड कर लेगा, बट फिर भी एक ऑक्सीजन जो यहाँ रह गया वो तो सिंगल बॉन्ड में रह गया।
नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, बट ऑक्सीजन का भी तो बॉन्ड पूरा करना है। ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए, बट अगर यहाँ पर हम जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब एक ही बॉन्ड बनाएंगे तो आपका जो है वो काम यहाँ पर नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ से तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एक बॉन्ड से। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये वाला बॉन्ड जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी आराम से, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाएगा और NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब वहीं देखिए आपका O3 का, अब O3 में भी ऐसे ही है, जैसे ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन है आपके। ठीक है, अब मान लीजिए एक में अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ये वाला ऑक्सीजन तो पूरा हो गया आपका, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं CO3 2 नेगेटिव की, तो CO3 2 नेगेटिव में स्ट्रक्चर नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन में क्या होता है, कार्बन में जैसे आपका एक ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक है, मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है तो मतलब 2 बॉन्ड ये बन गए आपके, एक बॉन्ड यहाँ बन चुका है और एक यहाँ पर। सो कार्बन के तो पूरे 4 बॉन्ड बन चुके हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पर आपका जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता तो वो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, सो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट।